शुरू हो जाता है, फिर आपको कंफर्म हो जाता है हाँ अब ये ठीक गई है। ठीक है, एक गैस्ट्रिक कंटेंट की कंफर्मेशन करनी है। दूसरा जो है आपने एस्कल्टेट करना है एयरवे को ओवर एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, आपकी जो छाती के ऊपर एपिगैस्ट्रियम होता है, थोरैक्स में पड़ा होगा, वहाँ पे आपने एस्कल्टेट साथ साथ करते रहना है एयरवे को। एयरवे चल रहा है हल्का हल्का, कुछ ना कुछ चल रहा है ना, ठीक है, वहाँ से एस्कल्टेट हो जाता है। एक अच्छा जो डॉक्टर है वो कर लेता है एस्कल्टेट। फिर क्या करना है, एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट बाई जो है ना लिवाज। यहाँ पे अब इसका मुंह है ना, ठीक है, बाहर हमारी तरफ, तो यहाँ पे हम कोई एक सिरिंज होती है गैस्ट्रिक जिसे लिवाज सिरिंज कहते हैं, उसके ज़रिए हम इसको मटेरियल को पीछे खींचते हैं, तो यहाँ से शक्कर की तरह जो है ना वो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्पायरेट गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक कंटेंट को किससे करना है, बाय लिवाज सिरिंज। लिवाज सिरिंज होती है हमारे पास, ठीक है, लिवाज सिरिंज के ज़रिए आपने सारे के सारे को मटेरियल को निकाल लेना, रिपीट करना है और फिर ड्रेनेज करना है अनटिल दी एफिलेंट। मतलब इसको बार बार करते रहना जब तक आपके पास यहाँ पे क्लियर ना चीज़ें ना आना शुरू हो जाए, तब तक आपने करते रहना है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि फ्लूइड हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं। जहरी बात है, सिर्फ आप ये निकालते तो नहीं रहना, कुछ ना कुछ इसको फ्लूइड भी साथ यूज़ करने हैं। वो हमारे पास क्या रखें, आपके MnO4, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। टैनिक एसिड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आयोडीनेटेड वाटर जो है ना, ठीक है, वो साथ साथ यूज़ कर सकते, ताकि जो पहले वाला कंटेंट क्लियर हो और पीछे ये क्लियर चीज़ें, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग जो है ना वो सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि पॉइज़न को ऑक्सीडाइज भी करने में मदद देते हैं ताकि वो एबनॉर्मल हो जाए। फिर हमारे पास कह रहा है कि अगर तो हमारे पास सायानाइड उसने कोई खा के आया हुआ, मतलब सायानाइड उसकी पॉइजनिंग हुई पड़ी है, अब कैसे पता चलेगा, वो उसके सिम्टम्स होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के, वो हम आगे पढ़ते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर वो कह रहा है कि अगर वो करके आए तो आपने फिर सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ना, सोडियम थायो सल्फेट जो है ना वो थायराइड पॉइजनिंग के अंदर आपने यूज़ करना है। ये सारे का सारा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब कुछ होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक लिवाज भी नहीं होता, वोमिटिंग भी नहीं करवा सकते, ठीक है, और इसके अलावा हम कोई इमेसिस वगैरह वो सारे के सारे नहीं करवा सकते। फिर हम क्या करवाएंगे, फिर उसको एक ऐसी चीज़ देनी है, या फिर इसके साथ ही अगर कोई पॉइज़न स्टोमिक से भी आगे चली गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन तक जा सकती है पॉइज़न, फिर आपने उसको पेशेंट को साथ साथ देना है एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं कैथार्टिक्स, ठीक है, यही होता है, कैथार्टिक्स होगा। ये होता क्या है, ये एक्सेलरेट करता है जो पेशेंट की इफेक्शन होती है, मतलब जो उसके बाउल मूवमेंट होती है ना, उसको जो है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर से जल्दी जल्दी निकालता है। जिस तरह ये था ना, ये आप कह लें कि एंटी कॉन्स्टिपेशन वाला ये चक्कर ही इसी के अंदर आता है। क्या होता है, ये रैपिड रिमूव करता है सब्सटेंस को, ठीक है, जल्दी जल्दी ना वो कहेगा कि मुझे उसके ना फीसिस उसके जल्दी जल्दी रिमूव करवाती है ये ड्रग। कैथार्टिक्स जो होते हैं ना, ये रैपिड रिमूवल करती है सब्सटेंस फ्रॉम दी GIT, ठीक है, और उसका जो है ना अब्जॉर्प्शन टाइम जो है ना वो कम करवा देती है। जब जल्दी निकल जाएगी तो वो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी उसकी, वही है ना। इसके अलावा अगर तो उसने जो है ना लेड की पॉइजनिंग की हुई है, ठीक है, मरकरी वगैरह खाई हुई है, लेड हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खा के, मतलब मेटल्स वगैरह खा के आए, तो पॉइजनिंग के अंदर जो है ना वो ये हम आप ये दे देंगे जल्दी जल्दी रिमूव हो। इसके अलावा उसने जो है ना मैग्नीशियम सिट्रेट सब्सटेंस जो है ना वो अगर वो खा के आया हुआ, या मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह खा के आया हुआ, तो उसके अंदर आपने ना ये वाला मेथड सारे का सारा यूज़ कर लेना है। अगर अब ये भी तो हो गया, हमने फिर साथ क्या करना है, कुछ एंटीडोट्स होते हैं, एंटीडोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसे गौर से देखिएगा, ठीक है। एंटीडोट्स में बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एंटीडोट्स जो थे ना वो क्या करते हैं, सब्सटेंस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, काउंटर एक्ट करता है इफेक्ट ऑफ द पॉइजनिंग को, मतलब सब्सटेंस है जो काउंटर एक्ट करता है, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना, तो उसका दुश्मन है, पॉइजन का दुश्मन ये कह रहे हैं, काउंटर एक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के विदाउट एनी डैमेज टू दी बॉडी, विदाउट एनी डैमेज टू दी बॉडी, बस इसने जाकर इसका जो है ना खुराक ही पॉइजन है, तो हम एंटीडोट दे दें तो वो अपने खुराक ले लेगा। क्या है, अगर तो जो है ना इमेसिस के ज़रिए जो है ना
मतलब कुछ ऐसी ड्रग होती है जो इमेसिस और गैस्ट्रिक लिवार मतलब उल्टी वोमिटिंग से और स्टोमिक वाश से जो है ना वो अच्छी तरह रिमूव नहीं हुई, तो फिर हम आप अब उसको एंटीडोट भी साथ दे दें ताकि जो बची खची रह गई है ना उसका असर भी हम एंटीडोट के जरिए दें। पॉइजन ऑलरेडी ऑब्जॉर्व इन हाई डोज मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा डोज खा ली है और वो देर से आया है, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचती जा रही है ड्रग पॉइजन, तो फिर आप इसको एंटीडोट दे दें चुप करके। और इसके अलावा जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो उसने जो है ना वो गलत इंजेक्शन लगा लिया, डायरेक्ट आईवी लगा दी, तो 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी वीनस ब्लड के अंदर है। तो फिर वही बात है ना कि अगर उसने इंजेक्शन की बजाय मतलब मुंह से खाने की बजाय उसने कुछ ना लगा लिया है वेन के अंदर कुछ ऐसा ड्रग लगा लिया, तो फिर क्या होगा, हम एंटीडोट दे देंगे ताकि वो ब्लड के अंदर जाके अपना काम कर ले। अब इसके अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन एंटीडोट्स की यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। एंटीडोट की जो है ना वो क्लासिफिकेशन वो कह रहा है कि हमारे पास होती है फ़िज़िकल या मैकेनिकल, आप कह लें फ़िज़िकल या मैकेनिकल एंटीडोट होती है। नंबर सेकंड पे हमारे पास कह रहा है कि फ़िज़िकल हो गया, केमिकल एंटीडोट हो गया, केमिकल एंटीडोट हो गया। फिर हमारे पास होता है रिसेप्टर एंटीडोट, फिर हमारे पास होता है फंक्शनल एंटीडोट, मैकेनिकल हो गया, फंक्शनल एंटीडोट हो गया, और फिर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ड्रग रिसेप्टर होते हैं, लॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट है। फिजिकल के अंदर क्या होता है या मैकेनिकल, आपको नाम से शुरू हो रहा, हमने कुछ ना खाने पीने वाली चीज़ जो घर में मौजूद है, जिस तरह कि आप कहना है कि बनानाज हो गया, केला उस बंदे को खिला देना। केला क्या करता है, एक उसका जो ना वो विस्कस सा होता है, वो बड़ी जल्दी चीज़ों को ना अपनी लपेट में ले लेता है और उसकी एब्जॉर्प्शन कम करवा देगा, तो आप बनाना उसको खिला दें। इसके अलावा जो है ना एक हमारे पास होता है डम्यूलसेंट, डम्यूलसेंट का लफ्ज़ आपको दिखेगा, मतलब जो मैदे के अंदर जाके एक कोटिंग सी बना दे, ऑयली लेयर की कोटिंग बना दे। जिस तरह के मैं कहता हूँ उसको ना आप एग खिला दें, अंडा खिला दें, अंडा क्या है चिपक जाएगा उसकी मैदे की वाल के साथ, उसकी एब्जॉर्प्शन कम करवा देगा। एग खिलवा दें, फिर कोई फैटी चीज़ खिलवा दें, उसको ऑयल खिला दें, थोड़ा सा मक्खन घी वगैरह जो भी घर में अवेलेबल है वो खिला दें, या फिर उसको दूध पिला दें। तो दूध भी जो है ना वो एक अपनी वाइटिश सी लेयर बना देता है स्टोमक के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो पॉइजन की कम होना शुरू हो जाती है, एक ये होगा। या फिर उसको आप अगर घर में एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है ना, ठीक है, चारकोल, तो वो करवा दें। अब्जॉर्बिंग अफेक्ट इसका किसके लिए ज़्यादा है, अगर उसने स्ट्रेचनिन की पॉइजनिंग की हुई है ना, स्ट्रेचनिन की पॉइजनिंग, तो उसके लिए जो है ना वो एक्टिवेटेड चारकोल आप उसको चुप करके खिला दें, तो आपका काम जो है ना हो जाएगा। फिजिकल मैकेनिक मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अंडे खिला दें, फैट ऑयल और मिल्क वगैरह, और बनाना भी खिला के ले आए एमरजेंसी के अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो। फिर केमिकल एंटीडोट मतलब अब हमने ना, एक होता है लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, अगर उसने एसिड पी है तो हम उसको अल्कली खिला दें, अपना फार्मा वाला जो है ना कंसेप्ट ले गया है। अगर उसने एसिड पी है तो अल्कली खिला दे, अल्कली पी है तो एसिड खिला दे, क्या होगा, ये दोनों ना आपस में लड़ेंगे और इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो वही फार्मा वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, वो कह रहा है केमिकल एंटीडोट में अगर डाइल्यूट एसिड के लिए अल्कली, डाइल्यूट एसिड उसको ना जो बिल्कुल डाइल्यूट जो बैटरियों के अंदर होता है ना, वो अगर उसने अल्कली खा लिया ना, अल्कली पॉइजन खा लिया, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड दे देंगे। अगर उसने उसको जो है ना हम डाइल्यूट अल्कली कब देंगे, अगर उसने एसिड की किसी ना कोई एसिड वगैरह पी लिया तो उसको हम डाइल्यूट अल्कली देंगे। उल्ट मतलब एसिड पिया तो अल्कली खिला दो, अल्कली पिया तो एसिड खिला दो। फिर कि MnO4 जो है ना वो कह रहा है हम दे सकते हैं कि MnO4 किसके लिए, अगर उसने बारबीचूरेट और साइनाइड की पॉइजनिंग की हुई है, बारबीचूरेट या साइनाइड जो है ना इसकी पॉइजनिंग होगी है ना, बारबीचूरेट और साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर ये आ जाएगा। उसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड किसी के लिए हम यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड अगर उसने पी लिया है, ये भी अल्कली है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एसिड पी ले तो हम इसको अल्कली के अंदर जो है ना वो दे देंगे। अब रिसेप्टर एंटीडोट मतलब हमने उस रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक कर दें जहाँ पे इसने एक्ट करना है। तो मेरे ख्याल में ये वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसी के नीचे जो है ना हमने चार्ट को मुकम्मल करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है ना, तो बस फिर मसला नहीं है। रिसेप्टर एंटीडोट में वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। कैसे,
अगर तो उसने जो है ना वो मार्फिन ली हुई है ना, तो हम उसको कर देंगे नलेक्सोन। ये फार्मा वाला है। नलेक्सोन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा जो भी मार्फिन वाले, अगर उसने ज़्यादा पेन किलर खा ली है ना, ठीक है, तो उसकी पॉइजनिंग होगी, इसके लिए हम नलेक्सोन उसको दे सकते हैं। अगर उसने एट्रोपिन कब हम देंगे, ठीक है, जब फिजियोस्टिगमिन का जो है ना वो पॉइजनिंग होगी। बस ये है फिजियोस्टिगमिन और एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन, नलेक्सोन और मार्पिन का जो है ना कॉम्बिनेशन, ये रिसेप्टर एंटीडोट। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल एंटीडोट। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। मतलब फिजियोलॉजिकल आपने एंटागोनिस्ट पढ़े होंगे ना फार्मा के अंदर, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के अंदर ये है एक फिजियोलॉजी। वो क्या करता है, किसी और रिसेप्टर के ऊपर जाके उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है ताकि जो असल वाला ना वो अपने रिसेप्टर पे ना लग सके। तो यही है कि ये डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करता है और ये करता है। जिस तरह एट्रोपिन जो है ना, ठीक है, हम यूज़ करते हैं फॉर पाइलोकार्पेन के लिए। बस इसने ये इसकी यही एक एग्जांपल लिखी हुई है, एट्रोपिन फॉर पाइलोकार्पेन फंक्शनल एंटीडोट। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। वो क्या क्या कहता है, स्टेबल फार्म स्टेबल कंपाउंड विद मेटल आयन एंड मेक एक्सक्रीशन पॉसिबल। मतलब कोई भी फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट में क्या है, वो कोई भी ऐसे मेटल खा रही है ना, उसके साथ एक स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड बना देगा। अब ये स्टेबिलिटी कंपाउंड जो है ना, ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, ये इजीली जो है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। बस ये बात हमारे पास होगी। फिर हमारे पास वो कह रहा है कुछ चिलेटिंग है, ये था एंटीडोट्स, सही है। अब इसी एंटीडोट्स के अंदर अब कुछ चिलेटिंग एजेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, वो मैं यहाँ बताता हूँ। ओके जी, अभी जो है ना वो चिलेटिंग एजेंट्स की बात आ गई। उसके अंदर वो कह रहा है EDTA, इसका नाम सुना होगा, मतलब इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड हो गया। EDTA एथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये कह रहा है अगर उसने लेड हो गया, मरकरी वगैरह की जो है ना वो पॉइजनिंग की हुई है, तो उसके अंदर हम चिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, उसको चिलेट करके ना आराम से निकलवा देंगे बॉडी से, कहेंगे तुम आओ यार मेरे साथ आओ। EDTA जो है ना मेटल वगैरह को नहीं है। इसके अलावा BAL बाल मतलब ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, जिसके अंदर डाई कैप्रोल जो होता है ना वो आ जाता है। वो क्या करता है, वो चिलेटिंग एजेंट है, वो आराम से इसको निकाल देगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि पेंसिलिना माइन हो गया। ये क्या करता है हमारे पास, कोबाल्ट वगैरह को और लेड वगैरह की जो है वो पॉइजनिंग जब इसी के अंदर ही आ जाते हैं। इसके अलावा डिफॉर्सिनामाइन हो गया। डिफॉर्सिनामाइन F आ रहा है, तो मतलब F से फेरिक होता है, फेरिक मतलब आयरन के लिए जो है डिफॉर्सिनामाइन जो होता है ना वो आयरन की पॉइजनिंग के अंदर हमने इसको यूज़ करना होता है। ये था चिलेटिक। फिर हमारे पास है कुछ यूनिवर्सल एंटीडोट्स की वो बात कर रहा है कि वो रहते ही यही यूनिवर्सल एंटीडोट्स। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कह रहा है कि अननोन पॉइजन के लिए, मतलब हमें अब आ गया है, कोई भी नहीं है, मतलब हमें रैंडम बंदा उसको उठा के ले आया, वो हिस्ट्री भी नहीं दे पा रहा, तो आप क्या करेंगे, अननोन पॉइजनिंग के लिए जो है ना वो, या उसने बहुत सारी पॉइजन, ज़्यादा सारी पॉइजन खा ली, ये भी खा लिया, ये भी ताकि मैं जल्दी ही मरूं, ठीक है, या फिर अननोन है, या फिर उसने मल्टीपल पॉइजन खा लिया, तो हमने यूनिवर्सल एंटीडोट देना ही देना है। एक तो आपके पास जो है ना वो पाउडर्ड चारकोल होना चाहिए, जो कि एंटीडोट है। पाउडर चारकोल क्या करेगा, ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, इसने एब्ज़ॉर्ब करना है सारी की सारी अल्कलीज़ को, जितनी भी उसने अल्कली खाई हुई है ना उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, जितना भी उसने एसिड है ना उसको न्यूट्रलाइज करेगा। हमने एसिड के लिए भी और अल्कली के लिए भी कुछ ना कुछ दे दिया। अब रह गया जो टैनिक एसिड है ना, वो साथ दे देना है आपने, ठीक है। टैनिक एसिड ये क्या करेगा, बाकी एसिड और अल्कली के जो भी मिक्सचर है इसको, और जो भी मिक्सचर रहेगा उसकी जो है ना वो प्रेसिपिटेशन करवा देगा, मतलब उनकी जो है ना रोडियाँ सी बना के ना तय के ऊपर ले आएगा कि भाई अब तुमने अब्ज़ॉर्ब नहीं होना, बस तुम यहीं पे ठहर जाओ। तो ये बड़े मज़े का टैनिक एसिड, मतलब उसको स्टॉप कर देगा, टैनिक स्टॉप कर देगा। टी आ रहा है इसके अंदर, टी आ रहा है, टैनिक एसिड ने चुप करके जो हर चीज़ स्टॉप करवा देनी है। फिर हमारे पास जो है ना कुछ हाउस होल्ड के अंदर जो है ना हम घरेलू जो टोटके हैं ना, एक तो मैंने बता दिया, केला खिला दो, अंडा, मिल्क, दूध, ये। फिर इसके अलावा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टी आप उसको पिला दे, चाय, ठीक है। ये क्या है, हाउस होल्ड एंटीडोट है। हाउस होल्ड एंटीडोट की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग टी उसको पिला दो जिसके अंदर एल्कलाइड और जो भी मेटेलिक पॉइजन है वो हम रिमूव कर सकते हैं, मेटेलिक पॉइजन और एल्कलाइड्स। देखिए चाय जो है ना ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है। एक बात ये, अब स्टार्च अगर आपके पास, मतलब ये कोई स्टार्च का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मीठा स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना,
ठीक है, आलू वगैरह। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर उससे आयोडीन की पॉइजनिंग की हुई है ना तो आप उसको ये खिला दो। या फिर मैग्नीशियम MgO जो है ना वो एसिड मिल्क के लिए आर्सेनिक उसने खाने, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो आर्सेनिक हो गया, या फिर उसने कोई एसिड वगैरह लिया हुआ तो उसके लिए आप ये दे सकते हैं। अब एंड पे आ जाता है, ये था चिलेटिंग एजेंट। अब हमारे पास कुछ एक्टिवेटेड जो है ना वो चारकोल्स भी हो जाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल का उसने एक कंसेप्ट दिया हुआ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बस थोड़ा सा और बेयर करें। एक्टिवेटेड चारकोल, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो कहता है कि ये बेसिकली है फाइन ब्लैक कलरलेस प्लस टेस्टलेस। मतलब ना इसका कोई इतना ख़ास कलर है ना टेस्ट है, बस एक ना ब्लैकिश ब्लैकिश जिस तरह कोयला होता है ना, एक उस तरह का ही आप कह लेंगे, अजीब सा जो एक पाउडर होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। किस चीज़ है, एमार्फस कार्बन का बना होता है, टाइप ऑफ एमार्फस कार्बन। बस ये बात हमें याद है। इंडिकेशन इसकी में क्या है कि अगर कब कब हमने देना, अगर तो वो अल्कोहल ज़्यादा पी के आया हुआ है, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हुई हुई है, बारबिचुरेट की पॉइजनिंग हुई, हैवी मेटल की पॉइजनिंग हुई हुई है, ठीक है, कोरेसिव की पॉइजनिंग हुई हुई है, ठीक है, या फिर किसी भी एंटी डिप्रेसेंट उसने ज़्यादा खा ली है ना, एंटी डिप्रेसेंट, तो आपने उसके अंदर ये सारे का सारा एक्टिवेटेड चारकोल डाल देना है। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एलिमिनेशन करनी है ना, अगर अब्जॉर्ब हो गया पॉइजन तो उसकी अब एलिमिनेशन कैसे, मतलब ब्लड के अंदर जो है ना वो अब्जॉर्ब हो गई है पॉइजन, तो उसकी एलिमिनेशन कैसे आपने करवानी है। अब खून के अंदर से निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, फोर्स डायूरेसिस, मतलब ऐसी चीज़ जो पेशाब बहुत ज़्यादा करवा दे, डायूरेटिक्स दे देनी है ताकि ज़्यादा ज़्यादा पेशाब के अंदर जो है ना यूरिन के अंदर ज़्यादा ज़्यादा निकल जाए, आप उसको डायलिसिस के ऊपर ले जाएं, ठीक है। उसका 1-2 मरतबा डायलिसिस करवाएं, जो जितना भी ब्लड के अंदर गंद वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। फिर आप उसका जो है ना हीमो परफ्यूजन करवा दें, प्लाज्मा एक्सचेंज करवा दें, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है ना वो ब्लड की खून की सफाई यानी आप करवानी है। और खून की सफाई एक तो आपके किडनी करेंगे, अगर किडनी बहुत ज़्यादा पॉइजन ले रही है तो किडनी भी डैमेज हो सकती है, फिर आपने जल्दी जल्दी उसको डायलिसिस के ऊपर ले जाना है। ये आपके जगलर वेंस के ऊपर जाके ना यहाँ पे एक डायलिसिस करवाने के लिए होता है। वैसे तो जो परमानेंट डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनका यहाँ पे फिस्चुला बनता है बहुत, जो है ना वो मैंने देखे हुए पे लाइव अपनी आंखों से, बल्कि मैंने खुद करवाए भी हुए हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, यहाँ से एक नीडल अंदर जाती है एक बाहर आती है, मतलब जो आर्टीरियल ब्लड निकलता है बाहर वो डायलिसिस मशीन के अंदर जाता है, और वीनस ब्लड फिर दोबारा अंदर जो है ना साफ़ होकर जाता है। और वो एक पेनफुल है, 3.5-4 घंटे का एक प्रोसेस होता है, और वो पेशेंट हफ्ते में 3-3 दफ़ा ये सेशन लेने आते हैं डायलिसिस के। कभी वार्ड का चक्कर लगाए ना तो ये होता है। लेकिन जो आम पॉइज़न वाले होते हैं उनके हम गले से जो है ना वो डाल के जगलर वेन के अंदर जो है ना वो ट्यूब्स डाल के तो डायलिसिस पॉसिबल हो जाता है। वो एक टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो डायलिसिस करने का एक मेथड है। होप सो कुछ ना कुछ आइडिया होगा, ज़्यादा नहीं तो यार टॉक्सिकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। नो डाउट पीछे शोर है ये, एक तो ये ना जो कंस्ट्रक्शन के काम है ना ये पाकिस्तान में कभी नहीं मुकने, और ये टाइलों वालों ने दिमाग ख़राब किया हुआ, सॉरी फॉर दैट। अभी हम नेक्स्ट को रेसिपी के ऊपर जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।